तो फादर की डायरेक्टिव तुम मान करके सोशल बन गए हो, समाज में बड़ा तुम्हारा सम्मान है, लेकिन उस बड़े फादर की अगर बात मानोगे तो बहुत ऊंचे बन जाओगे। वो बहुत बड़ा फादर है। ऐसे फादर जिसको आप तुम्हारा पिता है, ऐसे फादर के करोड़ों फादर मिल करके बन जाते हैं। तो गॉड की जो डायरेक्टिव हैं वो क्या होती हैं, उनको आदमी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करता है, वो रिलीजियस चीज़ें बन जाती हैं, सामाजिक नहीं रहती हैं। समझिए तो सामाजिक चीज़ें हैं कि भाई किसी के घर जाओ तो ये नहीं जाकर बिस्कुटों पर टूट पड़ो, वो जब कहे बिस्कुट खाओ तो बेटा बिस्कुट खाना, नहीं तो बदतमीजी लगेगी। तो बच्चा अपने बाप से सीखता है एटिकेट, इनको कहते हैं एटिकेट, समाज के अंदर व्यवहार। लेकिन भगवान से क्या सीखेगा आदमी, भगवान से सीखेगा बहुत ऊंची चीज़ें। और ये बहुत ऊंची चीज़ें जो हैं ये अनकॉन्शियस में जा कर के स्टोर हो जाएंगी। जब कभी भी ईगो कमज़ोर होगी और इड जो है ये फिर कहलाने लगती हैं कॉन्शियंस, अंतरात्मा। आत्मा कोई नहीं है हमारे अंदर, यही सुपर ईगो जो है डायरेक्टिव्स, हायर फादर के डायरेक्टिव, ये नैतिकता बन करके या कल्चरल नॉर्म बन करके आदमी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। और ये जब ही एक्टिव होते हैं जब ईड बहुत परेशान करती है। जब ईड बहुत परेशान करती है और ईगो को लगता है कि मेरा पैर कांपने लगेंगे, तब वो भगवान का सहारा लेता है, शास्त्रों का सहारा लेता है। नैतिकता जो उसके अंदर चली गई है, उसकी कॉन्शियंस, तब वो कॉन्शियंस का सहारा लेता है। मेरी अंतरात्मा कहती है गलत काम हो रहा है, तो ये अंतरात्मा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जितनी ज़्यादा हमारी अंतरात्मा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही हम ईगो को पावरफुल बनाएंगे। तो सुपर ईगो कहाँ से आती है, सुपर ईगो एजुकेशन से आती है। आत्मबल और अध्यात्म बल और ये जो बड़े फादर का डिक्टेशन है, बड़े फादर के नॉर्म हैं, ये सबसे बड़ा फादर जो है दुनिया का, उसकी बातें जो हैं ये हमारे अंदर ला रहा है एक ग्रुप, ये सारा का सारा। तो इससे सुपर ईगो स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। जैसे हमने कहा कि सुपर ईगो क्या है, नॉर्म्स गिवन बाय फादर एंड फादर इमेज। अब वो फादर जो है वो उसको जो हमें नॉर्म दिए वो सुपर ईगो बनेंगे। ये सांसारिक फादर जो है ये तो सोशल एटिकेट सिखाएगा, और वो फादर जो है हमें स्ट्रॉन्ग करेगा हमारी अंतरात्मा को, हमारे मोरल को। ये जो सारी चीज़ें हैं ये कोई गॉड ने क्रिएट नहीं की हैं, ये बच्चे की साइकोलॉजिकल है। फादर को ऊंचा समझा उसने। अब वो कांट को ही क्रिटिसाइज किया है फ्राइड ने। कांट ने कहा है कि उसमें फ्राइड ने कहा कि कांट को दुनिया में दो ही चीज़ें अच्छी लगती थी। कांट कहता है मैं प्रेजेंट ड्रॉ करता हूँ दो चीज़ों से, ईस्टर्न ब्राइड के बिखरे हुए बाल और हेवन में फ्रीडम सितारों की। वो कहता है कि जो डिसऑर्डर है उसको अप्रिशिएट कर रहा हो। गॉड ने जो रिलीजियस गॉड है उसने डिसऑर्डर क्रिएट किया है, हम चाहते हैं ऑर्डर क्रिएट करना। तो कांटियन मोरलिटी नहीं है, ये कांटियन मोरलिटी नहीं है। मोरलिटी वो है जो हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं, ये है मोरलिटी। ऑर्डर, सोसाइटी के अंदर, शरीर के अंदर ऑर्डरली आनी चाहिए। हमारा शरीर जो है बिल्कुल हर चीज़ में ऑर्डरली आ जाए, और वो ऑर्डरली कैसे आ जाए, अंतरात्मा की आवाज़ से। अब सुपर ईगो की आवाज़ से आएगा ऑर्डर, बाहर से नहीं जाएगा। एक्सटर्नल जो रियलिटी प्रिंसिपल है वो रियलिटी प्रिंसिपल कंट्रोल नहीं करेगी आपको, अब आपको कोई सुपर रियलिटी कंट्रोल करेगी। ये सारी चीज़ जो है, तो ये सुपर रियलिटी जो है ये आपकी सुपर ईगो बन जाएगी। ये जब सुपर ईगो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी, अब ये सुपर ईगो आदमी को बड़ी प्रिक करती है। जितना वो स्ट्रॉन्ग जो इड है, जितनी स्ट्रॉन्ग है बायोलॉजिकली, ये सुपर ईगो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आदमी को ज़रा सी चीज़ में गिल्ट फील होने लगता है। आज मैंने बिना नहाए खाना खा लिया, अम्मा थप्पड़ मारेगी, मेरे पिताजी आकर के मारेंगे, तो पहले ही वो जल्दी से करता है जाके, अम्मा आज गलती हो गई मेरे से, मैंने बिना नहाए खाना खा लिया। फिर अम्मा कहती कोई बात नहीं बेटा, कल ध्यान रखना इस बात का। तो ये प्रायश्चित का भाव जो है ये
ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है जो सुपर ईगो स्ट्रॉन्ग होती है। और ईगो को दो मास्टरों को कंट्रोल करना पड़ता है। एग्जेजरेटेड सेंस ऑफ गिल्ट जो है उसको भी रोकना पड़ता है, और उधर सेक्स की जो इच्छा है उसको भी रोकना पड़ता है। ईगो को दो मास्टर को कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए जब भी आदमी इन दोनों से लड़ेगा तो ईगो जो है वो बड़ी, इसलिए फ्रायड ने कहा कि जो सिविलाइज्ड आदमी है, सिविलाइज्ड आदमी का होता है सेक्स को कंट्रोल करना, कल्चर का मतलब होता है सेक्स पर कंट्रोल करना। तो जो आदमी सेक्स को कंट्रोल करेगा ये प्रिंसिपल के हिसाब से, और वो उससे लेगा, वो एंग्जाइटी में ज़रूर फंसेगा, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी रहेगी। या तो प्लेजर नहीं मिला उसको पूरी तरह तो उसकी एंग्जाइटी रहेगी, या ये प्रिकिंग अंदर से प्रिक करेगा उसको, तूने गलत काम किया, तूने गलत काम किया, तूने नकल मार के पास हुआ, तू नकल मार के पास हुआ, ये अंदर से प्रिक करता रहेगा। इसको भी एडजस्ट करना है रियलिटी के साथ। तो ईगो को रियलिटी के साथ दोनों एडजस्ट करनी पड़ती हैं। गिल्ट का सेंस तो ठीक है, आदमी को आपके व्यवहार को ठीक रखेगा, लेकिन जब ये एग्जैजरेटेड हो जाता है तो प्रिकिंग करने लगता है, आदमी को बहुत परेशान करने लगता है। और कई बार तो इतना परेशान करता है कि आदमी संसार छोड़ करके संन्यास लेकर के कमंडल लिया चला गया, बस मैं तो बस ये दुनिया तो पापों का घर है, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। तो ईगो को दोनों को बैलेंसिंग करना पड़ता है, यही बैलेंस पर्सनालिटी की पहचान है। ये जो बैलेंस पर्सनालिटी है एंग्जाइटी वाली, इसको ही फ्रायड ने शुरू में कहा था कि मुझे कोई परफेक्ट आदमी दिखाई नहीं दिया, हर आदमी में कुछ ना कुछ एंग्जाइटी रहेगी। हमारे यहाँ जो एंग्जाइटी स्केल है नापने वाले, उसमें हम 25% डेविएशन को भी नॉर्मल मानते हैं। जब हम एंग्जाइटी स्केल पे किसी की एंग्जाइटी नापने लगते हैं तो ये बीमारी है, एंग्जाइटी न्यूरोसिस बन गई है। क्या न्यूरोसिस माने बीमारी, ये एंग्जाइटी बीमारी बन गई है। उसके आदमी के परेशान में हाई ब्लड प्रेशर रहने लगा उसको, या कुछ और रहने लगा, तो हम देखते हैं, तो जब हम उसको एंग्जाइटी को नापते हैं एंग्जाइटी स्केल पे, जब हम देखते हैं कि नॉर्म पर तो कोई आदमी मिलता ही नहीं। ऐसा आदमी जो बिल्कुल परपेंडिकुलर बना रहा हो उसका 90 डिग्री का, ऐसा कोई दुनिया में आदमी नहीं मिलेगा। तो हम डेविएट कर देते हैं, एंग्जाइटी हर आदमी को थोड़ी बहुत रहेगी। तो हम एंग्जाइटी को डेविएट कर देते हैं कि 25% अगर वो नॉर्म से बेस से डेविएट हो रहे हैं तो हम कहेंगे तो नॉर्मल मैन है। इतनी एंग्जाइटी तो सभी को होती है। किसी को बेटी की पढ़ाई की चिंता है, किसी को बेटी के ब्याह की चिंता है, किसी को लड़के की नौकरी की चिंता है, किसी को समाज में मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है इसकी चिंता है, किसी को एक कहीं मुझे सब छोड़ करके अकेलापन का एहसास ना हो जाए में चिंता है। तो 25% को डेविएशन को हम एंग्जाइटी स्केल में बिल्कुल बीमारी नहीं मानते, नॉर्मल मानते हैं। इतनी एंग्जाइटी तो रहनी भी चाहिए आदमी में, नहीं तो वो आदमी एक्टिव नहीं रहेगा, फिर बिल्कुल पैसिव हो जाएगा। मुर्दे आदमी को कोई एंग्जाइटी नहीं होती। या जो मेंटली मुर्दा हो जाए, पागल लोग हैं, उन्हें कोई एंग्जाइटी नहीं होती। कई लोग सड़क पर घूमते रहते हैं पागल, किसी तरह की कोई एंग्जाइटी नहीं होती। तो जो जीवित आदमी हैं और दुनिया के अंदर रह रहे हैं, तो हम बैलेंसिंग तो करेंगे। हेल्दी पर्सनैलिटी तो वही है जहाँ सुपर ईगो और इड का बैलेंसिंग ईगो में हो जाए। ईगो हमारी बैलेंसिंग पावर कर दे दोनों तरफ से, हम उधर नॉर्म्स को भी फॉलो करें, अंदर जो हमारे अंदर एक कॉन्शियस डेवलप हो रहा है उसको करें। तो फ्रायड कहता है कि ये जो चीज़ जब बन जाती है सारी, तो इसी से रिलीजन क्रिएट होता है। रिलीजन एक इल्यूजन है बहुत बड़ा। इल्यूजन का मतलब है कि जिससे हम गलत तरीके से अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई कर रहे हैं भगवान के नाम से। भगवान की ऐसी इच्छा है, भगवान ने ऐसे ही बनाया है, भगवान का यही था। ये रिलीजन बन जाता है सारा। जितने भी हमारी सुपर ईगो है वो जब स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है तो हमारे अंदर नॉर्म बनते चले जाते हैं। और नॉर्म जो हैं वो फेथ करते हैं, वो फेथ क्रिएट कर देते हैं, वो डॉगमा भी बन जाते हैं कई बार सारे नॉर्म जो हैं।
और उसी से फिर हमारे अंदर जो है रिलीजन डेवलप हो जाता है। जिस दिन ये फियर ऑफ गॉड निकल जाएगा और हम गॉड के साथ एक हो जाएंगे, ओडिपस कम्प्लेक्स हमारा पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाएगा। हालांकि होगा नहीं, जब होगा कभी 1 करोड़ साल बाद, जब आदमी बहुत ऊंचा बन जाएगा, सुपरमैन बन जाएगा। लेकिन फ्रायड कहता है कि जब हम गॉड के साथ आइडेंटिफाई करने लगेंगे तो रिलीजन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगा रिलीजन अपने आप, नो रिलीजन। तो फ्रायड ने हेल्दी पर्सनैलिटी के लिए बैलेंसिंग फैक्टर जो है ईगो की सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में करी ली थी। ड्रेस स्टाइल बच्चा जो है फादर से सीखता है, खाना का स्टाइल फादर, स्पीच का स्टाइल सीखता है। सबसे बड़ी चीज़ है आदमी अपना, अब इसमें जब ये एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आदमी को कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, एरर हो जाती हैं आदमी के अंदर, बोलने में एरर हो जाती हैं। एक जगह फ्रायड ने कहा कि एक जगह आदमी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की जो आर्मी है इसका मॉडिफिकेशन हो। उन्होंने उसको मारा थप्पड़, फिर उसको ध्यान हो गलती से बोल गया, मैं तो फोर्टिफिकेशन कहना चाहता था, हमारी आर्मी का फोर्टिफिकेशन हो। तो फ्रायड कहते हैं ये अंदर से जो ईड परेशान करती है आदमी को, ये ईड जो है इसके कारण से ऐसी बहुत सारी हमारी गलतियां हो जाती हैं स्पीच में। तो अपनी स्पीच को भी ठीक करने के लिए, कोशिश करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि अपनी जो ईगो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो। फिर फ्रायड ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, पर्पसफुल फॉरगेटिंग जो है ये बहुत बड़ी बीमारी है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिन्हें जो छाता रख करके, यही आदत होती है उनके कि छाते को ही भूल जाते हैं। कहीं छाता ले गए दफ्तर में और दफ्तर में भूल गए छाता, घर में आए पत्नी ने कहा ओहो मैं तो वहीं भूल गया। तो इसको कहते हैं पर्पसफुल फॉरगेटिंग। छाते क्यों भूले आप, टिफ़िन कैरियर क्यों नहीं भूल के आए? तो इस छाता भूलने के लिए फिर उसको देखना पड़ेगा, एनालाइज करके कि कौन सी चीज़ इसके अनकॉन्शियस में इसको परेशान कर रही है जो छाते से मिलती जुलती है, और वो छाते को ये फॉरगेट करना चाहता है। ईगो इसकी कहती है कि तुम गलत चीज़ की तरफ जा रहे हो तो इसको फॉरगेट करो, तो वो छाते को ही भूलता है। तो ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं फ्रायड का, बहुत किताब बहुत लंबी है फ्रायड की, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं पर्पसफुल फॉरगेटिंग के। एक आदमी ऐसा था अपने पड़ोसी का नाम भूल जाता था, उसे 10 नाम याद हैं, दफ्तर में फलाना ये है वो, और पड़ोसी का नाम याद करता, ओह अच्छा जी वो अशोक जो है। तो पड़ोसी से बड़ी घृणा थी उसको, लेकिन पड़ोस चेंज नहीं कर सकते थे। तो उसके मन में एक चीज़ आ गई थी कि पर्पसफुली जब कभी बात होती रहती थी उसका ही नाम भूल के, अच्छा हमारे पड़ोस में ये रहते हैं, वो है ना 3रे नंबर के मकान में, अशोक जी। तो ऐसे बहुत सारे फ्रायड ने दिए हैं पर्पसफुल फॉरगेटिंग के। ये सारी वीक ईगो के लक्षण हैं, हमारी वीक ईगो को, और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आदमी को सोसाइटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के अंदर मिक्स होकर के करना पड़ेगा कि मेरी ईगो स्ट्रॉन्ग हो जाए तो मैं इनको ठीक कर दूँ। तो अगर आपने हेल्दी पर्सनैलिटी बनानी है तो आपको यही करना पड़ेगा कि सुपर ईगो का और ईड का बैलेंसिंग करें। तो ईगो को मजबूत करना पड़ेगा, सोशलाइजेशन, और हेल्प लेनी पड़ेगी आपको सुपर ईगो से। जो हमारा अल्टीमेट फादर है उसके जो वर्ड हैं, द वॉइस ऑफ फादर, द डिक्टेट्स ऑफ फादर, ये सुपर ईगो बनाते हैं हमारे। ये मॉरल, जिसको सुपर ईगो को आम भाषा में कहते हैं मॉरल कॉन्शियसनेस, हमारे अंदर की जो नैतिकता है, वो नैतिकता को कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, इस काम को ना करूँ, ये सारी चीज़ बनाती है वो। तो फ्रायड ने कहा कि जो रिलीजन है तो एक इल्यूजन है, क्योंकि हम फादर के साथ अभी फियर कर रहे हैं, फादर से डर रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। तो फादर्स का डर जो है वो रिलीजन क्रिएट करता है। हमारा एब्सोल्यूट फादर है कोई, अब हम इन सब को कैसे बैलेंसिंग करेंगे? तो वहाँ पर फ्रायड ने 3-4 बार कोट किया है कि पियाजे की जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो आपको बताएगी कैसे इसको डेवलप करना है चाइल्ड को।
तो पियाजे का उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम लिया। पियाजे बहुत इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट वो हैं, एजुकेशनिस्ट, हर एक उसमें पढ़ाए जाते हैं। तो फ्रायड कहता है कि बचपन से ही बच्चे को, शुरू से ही बच्चे को आप डेवलप करना शुरू करो, और बच्चा जब उन सबसे डेवलप होता चला जाएगा तो एक एक स्टेज को बच्चा पार करता चला जाएगा। अब इसमें फ्रायड ने सारा कहा कि इसमें सबसे चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि जब आपकी पर्सनैलिटी बन गई है तब भी जिस स्टेज में आपका कहीं वो रह गया फ्रस्ट्रेशन, वो ट्रेट आपकी पर्सनैलिटी में दिखाई देंगे साफ। अगर ओरल पीरियड में आपकी वो जो इच्छा है लिबिडो की वो पूरी सेटिस्फाई नहीं हुई और वो आपने छुड़ा दिया, माँ से बच्चे को छुड़ा दिया, बच्चे का दूध पीना छुड़ा दिया, अभी बच्चा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये आखिर तक रहेगी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसको मजबूत करने के लिए आप कोई और कॉन्स्टिट्यूशन को तो बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए जब मैंने कहा कि हमारे भारत में तो है योग के द्वारा फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बढ़ाई जा सकती है। पाश्चात्य में भी बहुत सारे तरीके हैं ऐसे, मेडिटेशन का आजकल वो यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो ट्रेट नहीं बदलेगा, ट्रेट तो वही रहेगा। इसी तरह से एनल पीरियड में अगर पूरी तरह सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है हमारी, और वो पीरियड जो है हमारा, उस पीरियड में ही हमारी ईड डिससेटिस्फाइड रह गई है तो फिक्सेशन हो जाएगी। तो एनल ट्रेट भी हमारी पर्सनैलिटी में ज़िंदगी भर रहेंगे। सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल है वो तो हमने देखा ही। अब उसमें नार्सिसिज्म को कैसे दूर करोगे? नार्सिसिज्म में आदमी समझता है मैं ओमनीपोटेंट हूँ, मैं सबसे सुंदर मैं ही हूँ, सबसे अच्छा मैं ही हूँ, जैसे नार्सिसिस्ट देखता था। तो ये जो है, जब डिल्यूजन ऑफ ग्रांडर हो जाता है आदमी में, तो ये बहुत तकड़ी बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं। ये कहलाती है सिजोफ्रेनिया। मैं सबसे ज़्यादा विद्वान हूँ, मैं सबसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, मैं इस शहर में सबसे ज़्यादा ज्ञानी आदमी हूँ। ये जो भावना आ जाती है नार्सिसस की, इसको कंट्रोल अगर आपने नहीं किया तो बड़ी ख़तरनाक बीमारी बन जाती है। यहाँ हमने साइकोलॉजी के बच्चों को प्रैक्टिकल करने के लिए अमृतसर ले गए। अमृतसर का पागल खाना बहुत बड़ा पागल खाना है, तो बच्चों को ले गए। तो बच्चों ने कहा जी वो हमें सिजोफ्रेनिया का पेशेंट दिखाओ। सिजोफ्रेनिया के पेशेंट वैसे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ने लिखने में बड़े तेज़ होते हैं, लेकिन उन्हें डिल्यूजन ऑफ ग्रांडर हो जाता है। तो उसको वहाँ ले गए। वो पागल खाने में जिस कमरे में वो बैठा हुआ था, वहाँ बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी, सब रखी हुई थी। तो एक बच्चा उनके साथ मिलने गया, उन्होंने कहा सर मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं एमए कर रहा हूँ साइकोलॉजी में, मैं फ्रायड पढ़ रहा हूँ। कौन सी किताब पढ़ रहे हो फ्रायड की? सर वो एनालिसिस ऑफ द ईगो। अरे ये तो बड़ी घटिया किताब है, साइको एनालिसिस पर बड़ा एक ज़बरदस्त फ्रायड ने वो लिखा, वो पढ़ो। एमए में होकर के तुम इतनी घटिया किताब पढ़ रहे हो। फिर दूसरा बच्चा गया कि जी, तो उसके अंदर तो एक डिल्यूजन बढ़ गया था कि मुझसे सब। तो अंत में हमने ये दिखाने के लिए कि डिल्यूजन ऑफ ग्रांडर कैसे बढ़ जाता है, एक लड़के को हमने अंत में भेजा, सर ये हमारे इन सब के साथ आया है, ये हमारा सामान वामान उठाने के वाला चपरासी है, ये आपके दर्शन करना चाहता है। अब उसको एकदम सेंस ऑफ महानता का सेंस हुआ है। उसने क्या काम किया, मुझे चपरासी से मिला करके मेरी डिग्निटी कर रहे हो, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं चपरासी से मिलूंगा, हाथ मिलाऊंगा, भाग आए थे। तो हमने कहा ये है, ये फिट पड़ गया इनको सिजोफ्रेनिया का। तो नार्सिसिज्म को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये सिम्टम आपको बड़ी, अब ये सिम्टम जो हैं, ये सिजोफ्रेनिक सिम्टम, ये ज़्यादातर लोगों में जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं उनमें ज़्यादातर रहती है। डीलिट कर लिया, पीएचडी कर लिया तो वो समझेंगे वो बहुत बड़ा, अरे मैं तो हिंदी का बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, मैंने अंग्रेज़ी हिंदी में डीलिट किया हुआ है। तो किसी न किसी फॉर्म में ये नार्सिसिस मौजूद रहता है।
ईगो इसको कैसे कंट्रोल करेगी? रियलिटी के साथ जोड़ो, उसको कहोगे तो बुरा मान जाएगा, उसको कहोगे तू डिलीट तो है लेकिन तुझसे अच्छा फला आदमी है। तो हमें स्वीकार करना पड़ता है कि अच्छा भाई तुम चाहे तुम्हें, तो इसको फ्रायड कहते हैं कि कोई आदमी भी कंप्लीट नहीं मिलेगा, किसी में कोई ना कोई बीमारी ज़रूर मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ है ये इंटेलेक्चुअल की बीमारी है, जो नार्सिसिज्म है ये इंटेलेक्चुअल लोगों में ज़्यादा बीमारी होती है, या फिर उन लोगों में जो फिल्म स्टार वगैरह हैं कि वो समझते हैं कि मुझसे ज़्यादा सुपीरियर तो कोई है ही नहीं। तो इसको कंट्रोल करने के बाद अगर आपकी ईगो जो है वो बैलेंसिंग कर देती है, इसमें भी हमने कहा कि हमारे पास जो एंग्जाइटी स्केल है नापने वाला, उस एंग्जाइटी स्केल में हम बैलेंसिंग नहीं देखते। दुनिया में कोई भी आदमी अभी तक हमें नहीं मिला जो पूरा 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, हमें डेविएशन मिली उसमें। तो 25% डेविएशन को हम नॉर्मल मानते हैं। दुनिया के हर आदमी में किसी में 22% मिलेगी, किसी में 20% मिलेगी, लेकिन 25% तक हम कहेंगे नॉर्मल है, आदमी बीमार नहीं है, इसको कोई मानसिक रोग नहीं है, छोटी मोटी चिंताएं तो रहती हैं। जब 25% से आगे बढ़ती है तभी हम डेविएशन कहते हैं कि इसको कोई ना कोई न्यूरोसिस की कोई ना कोई बीमारी इसको हो गई है, साइकिल। तो ये ईगो को स्ट्रॉन्ग करने का काम जो है फ्रायड कहता है ये हमारे टीचर्स जो हैं शुरू से ही करते हैं बच्चे को, कि बच्चे की ईगो को स्ट्रॉन्ग करें, बच्चा अपने आप को रियलिटी प्रिंसिपल के साथ एडजस्ट करे। हेल्दी प्रिंसिपल का जो लक्षण है बैलेंसिंग पर, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया फ्रायड ने, एडजस्टमेंट। सोशल नॉर्म के साथ जो अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकता है उसको कहते हैं डायनेमिक पर्सनैलिटी। एक आदमी हिंदू सोसाइटी में रह रहा है लेकिन बाई चांस उसे ऐसी जगह नौकरी मिली जहां मुसलमान मेजॉरिटी है, तो वहाँ जा कर के अपने आप को अगर एडजस्ट कर लेगा वो तो कहेंगे बड़ी डायनेमिक पर्सनैलिटी है। इसकी ईगो बड़ी रिजिड नहीं है, एडजस्टेबल है, तो कहेंगे ये हेल्दी पर्सनैलिटी है। और आदमी वहाँ जा कर के परेशान हो गया, यहाँ तो मुसलमानों, यहाँ तो मुर्गे की आवाज़ आती है, यहाँ तो पंख पड़े हुए हैं मुर्गे के, और वो पागल हो जाएगा, ट्रांसफ़र करो मेरा यहाँ से, तो ईगो इसकी ठीक मजबूत नहीं है। ईगो वो मजबूत है जो रियलिटी के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो ऐसी फ्लेक्सिबल और डायनामिक पर्सनैलिटी बनाना किसका काम है? चाइल्ड डेवलपमेंट करने वालों का। तो अब देखो किसी की पर्सनैलिटी बनती है नहीं बनती है दूसरी बात है, फ्रायड ने तो थ्योरी लिख दी है और बनाने का काम पियाजे पे छोड़ दिया चाइल्ड साइकोलॉजी वालों पे कि तुम ये काम करो। अब हम फ्रायड को देखेंगे, कैरेक्टरलॉजी थोड़ी सी करेंगे, फिक्सेशन के साथ कौन कौन से कैरेक्टर जुड़े हुए हैं, और उसके बाद देखेंगे कि साइको एनालिसिस जो है उसको फ्रायड ने अपना मेडिकल प्रोफेशन छोड़ करके फ्रायड ने फिलॉसफी ऑफ लाइफ बना दिया इसको। साइको एनालिसिस इज ए फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एडजस्टमेंट की। तो हम इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे और फिर फ्रायड को विदा कर देंगे। जो दूसरे फ्रायडियन की क्रिटिक हैं उनकी बात नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज बहुत किया है फ्रायड को लोगों ने, उसके अपने चेलों ने किया है, एडलर ने भी किया है, युंग ने भी किया है, थोड़ा थोड़ा करके उनको छोड़ देंगे। लेकिन फ्रायड ने साइको एनालिसिस को, ये थ्योरी है, इसको फिलॉसफी ऑफ लाइफ बना दिया। लाइफ में एडजस्टमेंट कितनी ज़रूरी चीज़ है। डायनामिक पर्सनैलिटी, गरीबों के साथ भी बैठ सके, अमीरों के साथ भी बैठ सके, हिंदू के साथ भी बैठ सके, मुसलमान के साथ भी बैठ सके, ईसाई के साथ भी बैठ सके, बड़े बड़े ज्ञानी आदमी हैं, टीचर्स, उनके साथ भी बैठ सके वो, और छोटे छोटे हमारे जो माली वाली काम करते हैं उनके साथ भी बैठ सके। तो ऐसी पर्सनैलिटी बनाने का काम जो है ये फ्रायड फिलॉसफी ऑफ लाइफ में देगा कि इस तरह की हमारी कैसी लाइफ बने